हेलो ऑल ऑफ यू। आज ये सीए इंटर लॉ का मैराथन स्टार्ट हो रहा है। सीए इंटर लॉ के इस मैराथन में मैं ऑल द 15 चैप्टर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। दिस मैराथन इज कंप्लीटली न्यू एंड इट इज इंटेंडेड फॉर May 2026 एग्जामिनेशन एंड September 26 एग्जामिनेशन। इस मैराथन में मैं जो भी नोट्स दिखाऊंगा वो एकदम लेटेस्ट नोट्स है मेरी लेटेस्ट किताब से, और उसी से मैं रिवीजन कराऊंगा। मैराथन ऑब्वियसली लंबा होगा, कई पार्ट्स में होगा जिसको कंबाइन किया जाता है। रिवीजन जब मैं कराऊं तो एक बात का सिर्फ आपको ख्याल रखना है, दिस इज नॉट अ नोट मेकिंग एक्सरसाइज। मतलब जब मैं पढ़ाऊं और मैं कुछ हाईलाइट कर रहा हूं या मैं लिख रहा हूं तो वहां पे नोट टेकिंग का काम आपको नहीं करना है। मैराथन का एक ही पर्पस है, मेरे साथ लर्न कर लो। तो व्हेनेवर आई एम टीचिंग समथिंग आई एम फोकसिंग ऑन अ पॉइंट, लर्न इट विथ मी। उसको छोड़ो मत। तुम सोचोगे कि मैंने मैराथन सुन लिया फिर अलग से मैं पढ़ूंगा तो तुम अपना आउटपुट खराब कर रहे हो। तुम अपना आउटपुट डबल कर सकते हो सीधा। मतलब जैसे हम लोग बोलते नहीं है कि 2 घंटे की पढ़ाई हमने 1 घंटे में कर ली, वो तुम आराम से कर सकते हो अगर तुम मेरे साथ ही रिवीजन के दौरान याद करते चलो। कोई बैकलॉग नहीं, कोई होमवर्क नहीं, सीधा का सीधा मैराथन आप देख रहे हो वहीं पे लर्न कर लो, साथ साथ ही लर्न कर लो। ठीक है, मैं बहुत फास्ट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं धीरे धीरे बोलूंगा, समझाऊंगा चीजों को, तो मेरे साथ ही लर्न कर लो। बस एक ऑब्जेक्टिव है, लर्न विथ मी। डोंट क्रिएट अ होमवर्क कि अच्छा अभी सुन लेता हूं बाद में याद करूंगा, वो भाई मत करो, वो एक ही साथ में कंप्लीट करो। मतलब इफ यू आर वाचिंग रिवीजन दैट मींस दैट इज फुल एंड फाइनल, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, दीज मैराथन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं इसमें मेरी कोशिश है पूरा 100% रिवाइज कराने की। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं टच एंड गो करूंगा, मैं पूरा अच्छे से सब कुछ कवर करते जाऊंगा पूरा। बस एक चीज है, इफ यू आर वॉचिंग द मैराथन और ये पूरा इससे तुमको बेनिफिट हो रहा है तो यू शुड हैव दैट मच कर्टेसी टू गिव क्रेडिट टू मी। ओके, जैसे क्या होता है स्टूडेंट्स लोग देख लेते हैं, खुश हो जाते हैं, बट एक क्रेडिट तो बनता है। कम से कम कमेंट में जाके तुम इतना तो बोल ही सकते हो कि थैंक यू, ये मैराथन मेरे काम आया। तो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 कराऊंगा, सीए इंटर लॉ 10x रिवीजन। व्हाई आई एम कॉलिंग इट 10x रिवीजन? 10x मींस 10 टाइम्स इफेक्टिव रिवीजन। मैं दिखाता हूं कैसे होगा। इधर एक छोटी सी चीज बिफोर स्टार्टिंग, ये कंटेंट से देखो ध्यान से। कंटेंट्स में सीए इंटर लॉ चालू हो गया। How many chapters do I see? 15 chapters. ABC एनालिसिस तो अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाते वक्त रिवीजन करते तो मुझे सारा ही पढ़ना है। ठीक है, शुरू के 4 चैप्टर्स सी कैटेगरी होते हैं, फिर ये बी कैटेगरी होती है, और फिर ये लास्ट के 5 ए कैटेगरी होते हैं। कितना ही आईसीआई का पेपर टफ हो रहा हो या इजी हो रहा है, अगर तुम न्यू सिलेबस में जितने भी टर्म्स आए हैं उसका एनालिसिस निकालो तो तुमको यही मिलेगा एबीसी एनालिसिस में। ठीक है, मैंने बनाया तो था, आई विल शो इट टू यू, 1 सेकेंड ना। ये देखो आपके सामने, ये लास्ट 5 टर्म के सजेस्टेड आंसर है। ना मॉक टेस्ट पेपर, ना मॉडल टेस्ट पेपर, ना आरटीपी। एक्चुअल जो एग्जाम में पेपर आया वो है सितंबर 24 से लेके जैन 2026 तक। ठीक है, कितने चैप्टर्स हैं? 15 चैप्टर्स, उनका कंप्लीट प्लॉटिंग है। और जो लेटेस्ट 2 एग्जाम हुए हैं जनवरी 2026 एंड सितंबर 2025, उसमें भी मैंने पूरा प्लस प्लस करके प्लॉट किया। प्लस प्लस मतलब एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव मिला के। तुम देख सकते हो कंसिस्टेंटली एबीसी एनालिसिस जो मैंने बोला है वो फॉलो हो रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है। सी कैटेगरी से 17 से 23 मार्क का आता है। सी कैटेगरी जो शुरू के 4 चैप्टर है 17 to 23 मार्क्स आता है। ये देख लो जरा, आपके सामने है 17, 23, 23, 21, 19। कितना ही पेपर डायनामिक हो, ये कंसिस्टेंटली 20 मार्क के रेंज में ही रहा है सी कैटेगरी। ठीक है, क्योंकि सी कैटेगरी में सर पहला चैप्टर डेफिनेशंस होता है जिससे कभी कभी आते हैं, फिर सेकंड चैप्टर इनकॉर्पोरेशन होता है, वो फाउंडेशन का रिपीट है, फाउंडेशन में जो है वही है, तो उससे वो लोग थोड़ा कम हाइप देते हैं। फिर 3 नंबर 4 नंबर चैप्टर प्रोस्पेक्टस शेयर कैपिटल, उससे वो लोग ज्यादा पूछते हैं। पर मिला के तुम देखो एवरेज में बीसी के रेंज में गया है, उसको उन्होंने बढ़ाया नहीं है। फिर यू टॉक अबाउट द बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में सर ये 6 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, अच्छा कोई क्वेश्चन बोलते हैं कि सर ये जो मैनेजमेंट या जनरल मीटिंग चैप्टर तो बहुत बड़ा है, 10 मार्क का आता है, इसको आप बी क्यों बोल रहे हो? अरे ए बी कैटेगरी मार्क्स से नहीं होता, मार्क्स और टाइम दोनों से होता है। चैप्टर बड़ा है तो ज्यादा मार्क आएगा ही उसमें, तो वो थोड़ा ए कैटेगरी बन जाएगा। एबीसी एनालिसिस का मतलब क्या होता है? ए कैटेगरी मतलब लेस कॉन्टेंट मोर मार्क्स। इफ इट इज मोर कॉन्टेंट एंड मोर मार्क्स देन इट इज नॉट
A, then it is B कैटेगरी। तो ये 5-6 चैप्टर लाइन्स जो आप देख रहे हो, डिपॉजिट, चार्ज, मीटिंग, डिविडेंड अकाउंट्स, ऑडिट, दिस इज B कैटेगरी। इनसे आप देखो कंसिस्टेंटली 45 to 50 के रेंज में रहता है, मतलब 45 ही मैक्स है। ये देखो इधर 41, 47, 41, 44, 47 इसी रेंज में जा रहा है लगातार। एंड A कैटेगरी जिसमें ये लास्ट के 5 चैप्टर्स आते हैं, फॉरेन कंपनी छोटा है, इससे कम मार्क का आता है, 5-7 मार्क टाइप का ही आएगा, ठीक है। LLP सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब बोलोगे पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा मार्क्स किससे आता है, तो आंसर इज LLP एक्ट। और LLP एक्ट इतने गंदे तरीके से स्टूडेंट लोग पढ़ते हैं कि पढ़ा और भूल गए। भाई वैसा नहीं, LLP को जी जान लगा के पढ़ना है, उससे बहुत ज्यादा मार्क का आता है। फिर ये 3 अदर लॉस के चैप्टर हैं, इनसे तुम देखो मिला के एवरेज कैसा जा रहा है, 61, 49, 55, 54, 53, ऑन एन एवरेज 50 प्लस मार्क का इससे आएगा A कैटेगरी से। तो हर बार पेपर में टफ हो इजी हो जैसा भी, यही डायनामिक्स फॉलो हो रहे हैं। नाउ ये ABC एनालिसिस क्यों दिखा रहा हूं, इसका मकसद ये होता है कि स्टूडेंट जिन चैप्टर्स को इग्नोर करता है उसको इग्नोर ना करे। स्टूडेंट लोग अपना जी जान लगा के एक ये C कैटेगरी के 4 चैप्टर को तो बहुत पढ़ लेते हैं, 50 बार रिवाइज कर लेते हैं, पर वो है तो C, आएगा 20 मार्क का ही। अपने को ज्यादा एफर्ट किसमें मारना है, A कैटेगरी में, ठीक है। बाय द वे मैं जब ये रिवीजन मैराथन कराऊंगा तो मेरे लिए ऑल चैप्टर्स आर इक्वल और मैं सबको बराबर एम्फेसिस के साथ कराने वाला हूं। सो टुडे वी स्टार्ट विथ लाइन बाय लाइन चलेंगे, ओके। तो पहला चैप्टर 1 में कराने जा रहा हूं विच इज प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस, ठीक है। ये आ गए, ओके। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। नाउ प्रिलिमिनरी में क्या होता है, 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 से क्वेश्चन आना नहीं है, सेक्शन 2 ही मेन इंपॉर्टेंट होता है विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ डेफिनेशंस। सेक्शन 2 के अंदर टोटल 95 क्लॉजेस होते हैं, डेफिनेशंस होते हैं, पर हमारे सिलेबस में 95 नहीं है, हमारे सिलेबस में रफली 60 डेफिनेशंस ये इंटरमीडिएट के सिलेबस में। तो वो 60 डेफिनेशंस की लिस्ट ये रही तुम्हारे सामने। क्या हमें डेफिनेशंस के सेक्शन नंबर याद करने हैं, जो मैं बोलूंगा वो करने हैं, बाकी सारे नंबर्स याद नहीं करने हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 का 1 दिख रहा है बोर्ड पे, 2 का 1 क्या है, ये अबरिज प्रोस्पेक्टस से याद करना है। 2 का 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो इसका नंबर याद करना है। 2 का 6 कैन यू सी द रेड स्टार, 2 का 6 एसोसिएट कंपनी, ये याद करना है। 2 का 12 बुक एंड पेपर या फिर बुक और पेपर, दिख रहा है बोर्ड पे ना, 2 का 12। फिर 2 का 13 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 2 का 16 चार्ज। इस तरह से ये सारे डेफिनेशंस है जो मैं भी रिवाइज करने जा रहा हूं। नाउ many of these definitions will be covered respectively in the later chapters. For example, abridged prospectus हम लोग चैप्टर 3, ये देखो इधर, abridged prospectus हम लोग चैप्टर 3 में जब जाएंगे तब रिवाइज करेंगे, अभी नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर 9 में ऐसे, तो जो जो यहां करना है वो मैं कराते जाऊंगा, ठीक है। ये स्टार्ट हो गया, सेक्शन 2 पे हम लोग आ गए। ये डेफिनेशंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनसे कुछ तगड़ा क्वेश्चंस बन सके, ये आया। अब देखो एक बार मैं तुमको स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। ठीक है, ये 2 पेजेस है तुम्हारे सामने। पूरे चैप्टर में ना, पूरे कोई भी सब्जेक्ट या चैप्टर तुम उठा लो, 20 to 25% ही ऐसा होता है जो हम लोग भूलते हैं विथ टाइम। बाकी हम लोग भूलते नहीं, बाकी हमको याद रहता है, पर वो 25% भूलने की वजह से क्या होता है, हमें ऐसा फील होता है कि वी हैव फॉरगॉटन द एंटायर चैप्टर, वी डोंट रिमेंबर एनीथिंग। तो उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और जो हम लोग भूलते बहुत ज़्यादा है उनको मैंने येलो शेड में डाल रखा है, तो उनको बार बार रिवाइज करना है। येलो को तुम जितनी बार रिवाइज करोगे तुम्हारा चैप्टर उतना मजबूत होते जाएगा। मैं जब रिवाइज कराऊंगा तो मैं येलो भी कराऊंगा और व्हाइट में भी जो जो इंपॉर्टेंट है वो भी कराऊंगा। व्हाइट में जो इंपॉर्टेंट है ना वो हम लोग जल्दी से भूलते नहीं है, येलो में जो इंपॉर्टेंट है वो जल्द भूल जाते हैं, इसलिए उसको येलो किया कि भाई इसको बार बार रिवीजन करना है। मैंने टेलीग्राम पे एक स्टडी प्लानर भी शेयर किया था सबके साथ, ये मैं दिखा देता हूं। तुम ये स्टडी प्लानर हर सब्जेक्ट के लिए बना सकते हो, ठीक है। इधर देखो, जैसे लॉ है, लॉ की बात करते हैं, 15 चैप्टर्स है, तो एवरी चैप्टर शुड बी रिवाइज्ड फुल 100% 3 टाइम्स, R1, R2, R3। तो जब आप ये चैप्टर को प्रिलिमिनरी को 3 बार रिवाइज कर लो फुल तब टिक 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 प्लॉट मेंटेन है। लेकिन हर चैप्टर के अंदर जो येलो पोर्शन है, मतलब 20-25% पोर्शन है जो बहुत भूलते हैं, उसको 3 टाइम्स से नहीं होगा, उसको हम लोगों को
10 टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसको पकड़ लिया तो पूरा चैप्टर तुम्हारे सब्जेक्ट तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। तो इसीलिए वो येलो रिवीजन है, इसीलिए दैट्स व्हाई आई वाज कॉलिंग इट 10 टाइम्स इफेक्टिव रिवीजन। इफेक्टिव रिवीजन का मतलब भाई जिससे मेरा नंबर आए, फालतू की चीजें मैं यहाँ पे अगर रिवाइज कर रहा हूँ, मेहनत करूँ उसमें जिसमें नंबर नहीं आएगा तो फायदा नहीं है। मेहनत मतलब जिसमें नंबर आए। अब हर चीज येलो नहीं मिलेगा। लाइक लुक एट दीज 2 पेजेस, इस पेज में कुछ भी येलो नहीं है, उस पेज में सिर्फ एक येलो है, दैट इज एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन। कहीं आपको येलो ज्यादा मिलेगा, कहीं कम। अब देखो मैंने जैसे पेज स्क्रॉल किया, इस पेज में नीचे मुझे येलो दिख रहा है 2 डेफिनेशंस, वो पेज में बहुत सारा येलो दिख रहा है क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इधर आया, इस पेज में अगेन लिस्टेड कंपनी का टॉप में येलो दिख रहा है, उधर थोड़ा ज्यादा येलो दिख रहा है, उधर नेटवर्थ है और ऑफिसर इन डिफॉल्ट है जो हम लोग भूलते हैं ज्यादा, इस तरह से। फिर इस पेज में कुछ भी येलो नहीं है बिकॉज दे आर लेस इंपॉर्टेंट, उधर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन लोग भूल जाते हैं, उसके बुलेट सारे, तो वो येलो है। दैट इज हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड। तो तुम ओवरऑल यू विल फाइंड इट इज ओनली 20 to 25% ऑफ द चैप्टर दैट नीड्स टू बी रिवाइज्ड अगेन एंड अगेन। लेट्स स्टार्ट डेफिनेशंस। तो ये एक दो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो तो रिस्पेक्टिव चैप्टर में ही होंगे। इधर पहला काम का मेरा डेफिनेशन कौन सा है? एसोसिएट कंपनी। सर व्हाट इज एन एसोसिएट कंपनी? पहले तो एसोसिएट कंपनी के जो पापा होते हैं उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग कंपनी। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिंग कंपनी। सपोज आई एम इन इन्वेस्टिंग कंपनी, मैं अगर किसी कंपनी के अंदर 20 to 50% वोटिंग पावर होल्ड करता हूं तो वो कंपनी मेरी एसोसिएट कंपनी कहलाएगी और मैं उसका इन्वेस्टिंग कंपनी कहलाऊंगा। वो मेरी एसोसिएट, मैं रिश्ता तो रेसिप्रोकल होता है ना, अगर कोई बेटा है तो कोई बाप भी तो होगा। तो अगर वो एसोसिएट कंपनी तो मैं कौन हूं? मैं इन्वेस्टिंग कंपनी हूं। अब इन्वेस्टिंग कंपनी का कोई डेफिनेशन नहीं होता। इन्वेस्टिंग कंपनी इज द नेम दैट हैज बीन गिवन इन कंपनी लॉ इन द ईयर 2017 कि एसोसिएट कंपनी के पापा को अब से अपने इन्वेस्टिंग कंपनी बोलेंगे। तो अगर किसी कंपनी में मेरा वोटिंग पावर कितना है? ट्वेंटी to 50% है, देन दैट कंपनी इज माई एसोसिएट कंपनी। मोर देन 50 अलाउड नहीं है, क्योंकि मोर देन 50 हो गया तब रिश्ता बदल जाएगा, तब हम लोग बन जाएंगे होल्डिंग सब्सिडियरी। तो इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है विच इज, ब्रैकेट में पढ़ पा रहे हो, विच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी। एसोसिएट कंपनी के अंदर मेरा रिश्ता जो होता है उसे कहा जाता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। क्या कहा जाता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। जॉइंट वेंचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एसोसिएट कंपनी। जॉइंट वेंचर भी एसोसिएट कंपनी में फॉल करता है। एसोसिएट कंपनी का रिश्ता कैसे बनता है? 2 तरीके हैं। नंबर 1, या तो कम से कम 20% वोटिंग पावर है, या फिर आई हैव द राइट टू कंट्रोल और पार्टिसिपेट इन बिजनेस डिसीजंस। I have the right to control और participate in, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस डिसीजन, नॉट पॉलिसी डिसीजन, नॉट मैनेजमेंट डिसीजन, बट बिजनेस डिसीजन। अगर मैं मैनेजमेंट डिसीजन या पॉलिसी डिसीजन को कंट्रोल करूं तब मैं होल्डिंग सब्सिडियरी बन जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, जॉइंट वेंचर का मतलब वेयर देयर इज अ जॉइंट अरेंजमेंट और अ जॉइंट कंट्रोल। जॉइंट अरेंजमेंट और अ जॉइंट कंट्रोल। 4 बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो बिल्डिंग बनाती है वो लोग आकर एक सेपरेट जॉइंट वेंचर बनाते हैं जिसमें सबका 25% स्टेक है। ये जॉइंट वेंचर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने वाला है, तो दैट्स अ जॉइंट वेंचर। ठीक है। अच्छा, आईसीआई ने अपने किताब में एक नोट डाला है कि अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी में जो शेयर होल्डिंग कर रही है वो फिड्यूशरी कैपेसिटी में, कौन सी कैपेसिटी में? फिड्यूशरी कैपेसिटी का मतलब होता है एज अ ट्रस्टी, एज एन अमानत, नॉट एज एन ओनर बट एज एन अमानत। जब भी तुमको ट्रस्टी समझने में दिक्कत हो तो तुम सीधा अपने मन में बोलो ओनर वर्सेस ट्रस्टी, ओनर वर्सेस ट्रस्टी, ये 2 अलग चीज होता है। ओनर मतलब मैं मालिक हूं इस संपत्ति का, ट्रस्टी मतलब मैं केयर टेकर हूं इस संपत्ति का, मैं मालिक नहीं हूं। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, मैक्सिमम जो हम लोग देश में लोगों को देखते हैं वो सब ट्रस्टी होते हैं, वो ओनर नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, Prime Minister of our country, is he the owner of the country or is he the guardian, caretaker or trustee of the country? ट्रस्टी वाला रिश्ता। तो इन्होंने सीधा बोला कि अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी में शेयर होल्डिंग कर रही है इन द कैपेसिटी ऑफ अ ट्रस्टी, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, तो फिर वो इन्वेस्टिंग एसोसिएट माना नहीं जाएगा। इट शैल नॉट बी काउंटेड, इट शैल नॉट बी काउंटेड। ठीक है, ये सब एमसीक्यू में आ सकता है कि अगर फिड्यूशियरी कैपेसिटी में मैं आपके अंदर 30% वोटिंग पावर होल्ड कर रहा हूं तो आप मेरे एसोसिएट नहीं कहलाओगे। ओके। अब ये कुछ सरल डेफिनेशन है, ये वाले उतने काम की नहीं, ये थोड़ा काम का है।
बुक एंड पेपर या फिर बुक और पेपर, इसमें हर तरह का डॉक्यूमेंट इंक्लूड कर लिया है। जो भी डॉक्यूमेंट तुम जानते हो सब, कुछ मेमोराइज करने की इसको जरूरत नहीं है। बुक एंड पेपर के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आएगा, एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डीड भी आएगा, कंपनी के सारे इनवॉइसेस वाउचर्स भी आएंगे, एनीथिंग विच इज इन राइटिंग आएगा, एनी डॉक्यूमेंट विल कम, मिनट्स विल कम, रजिस्टर विल कम, वेदर इट इज इन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। देखो आज के दिन एवरी डॉक्यूमेंट, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, ठीक है। जैसे मेरे पास ये किताब यहाँ पे फिजिकल कॉपी है, पेपर कॉपी, और वहाँ पे जो बोर्ड पे तुम देख रहे हो वो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है। तो पेपर में हो या इलेक्ट्रॉनिक में, उसको बुक एंड पेपर ही माना जाएगा। एक फिर और इजी सा डेफिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनके हिसाब से सिर्फ 4 चीजें आएंगी, मुझे अंदर पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ कैप्शन पढ़ लूंगा तो हो जाएगा। पहला कैप्शन क्या लिखा है, कैश बुक। कैश बुक में क्या होता है, रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर। कैश बुक में क्या होता है, रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर सेल्स एंड परचेज, फिर असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड दोज कंपनीज फॉर विच कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 148, वहां पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो ये 4 चीजें इंक्लूडेड है। अब ये भी इजी हो गया, ये आजकल आता नहीं है, मतलब वो लोग लल्लू देंगे, अब पूछ लिया तो अलग बात है, ठीक है। फिर ये अगेन फालतू के कुछ डेफिनेशंस हैं। अगेन नेक्स्ट पेज में मैं जाता हूं तो मुझे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नजर आ रहा है, कंट्रोल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंट्रोल। एग्जाम में अभी तक आया नहीं, पर अच्छा है, हार्ड है, आ सकता है। अगर पढ़ा हुआ नहीं तो आंसर नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं इसको। कंट्रोल के अंदर क्या क्या आता है, कंट्रोल के अंदर 2 चीजें आती हैं, राइट टू अपॉइंट majority directors, right to appoint majority directors. Number 2, कंट्रोल, मैं बोल रहा हूं कंट्रोल बिजनेस डिसीजन, क्या लिखा है, मैनेजमेंट या पॉलिसी डिसीजंस, ठीक है। तो कंट्रोल वर्ड में या तो ये राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी डायरेक्टर, या फिर कंट्रोल मैनेजमेंट पॉलिसी डिसीजन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा, ये कंट्रोल की ताकत मेरे पास कैसे आई, बाय वर्च्यू ऑफ एसएमएसवा, निमोनिक है, ये निमोनिक दिख रहा है। मेरे पास ये पावर कैसे आया कि मैं किसी कंपनी में मेजॉरिटी डायरेक्टर अपॉइंट कर पाऊं या उसके पॉलिसी को कंट्रोल कर पाऊं, बाय वर्च्यू ऑफ एसएमएसवा, एसएमएसवीए पढ़ो ये ब्लू कलर में। एस शेयर होल्डिंग पावर, या तो मेरे पास शेयर होल्डिंग है, या फिर एम मैनेजमेंट राइट्स है कुछ मेरे पास, या फिर शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, या फिर वोटिंग एग्रीमेंट्स, या फिर एनी अदर मैनर। तो एसएमएसवा, ठीक है, ओके। तो ये तो मेरे पास कंट्रोल का पावर कैसे आता है, इन 5 चीजों में से किसी एक की वजह से आता है। नेक्स्ट, फिर यहां पर ये येलो किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन मुझे येलो करने का मन नहीं था क्योंकि ये बहुत इजी है, परंतु ये आईसीआई का पता नहीं थोड़ा फेवरेट है, इसलिए मैंने इसको येलो कर दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितने आइटम्स आते हैं, 5 सबको पता है, सिर्फ रेड कलर, खाली रेड कलर एक बार अपने को याद करना है। बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स। अच्छा, खास बात, सेक्शन 8 कंपनी में आप प्रॉफिट एंड लॉस बोलोगे कि इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। सेक्शन कंपनी में क्या बोलोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक एग्जाम्पशन है इसके अंदर और उसी पे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ये प्रोवाइजो दिख रहा है, प्रोवाइजो में एक एग्जाम्पशन है कि 4 ऐसी कंपनियां हैं जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। 4 टाइप्स ऑफ कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। व्हाट आर द 4 कंपनीज, सोडा, याद करने के लिए मॉर्निंग क्या अपना, सोडा में स्पेलिंग थोड़ा सा अलग है, डबल एस, मतलब 2 बार एस है सोडा में, सोडा समझते हो ना, सोडा स्पेलिंग SSOD है। एस से स्मॉल कंपनी, एस से स्टार्टअप कंपनी, ओ से ओपीसी, डी से डोरमेंट कंपनी, ए से कुछ नहीं है, ठीक है। एक बार ये प्रोवाइजो का येलो बॉक्स पढ़ लो प्लीज। ये विजिबल है ना भाई टीवी पे, ठीक है, रीड हो पा रहा है तो याद कर लो। मैं सिंपल याद करता हूं, कौन सी 4 कंपनी है जिनको कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है, सोडा, स्मॉल, स्टार्टअप, ओपीसी, डोरमेंट, हो गया। निमोनिक मुझे हेल्प करता है कि मैं कोई एक नाम भूल नहीं जाऊं, मुझे चारों नाम याद रहे। नेक्स्ट डेफिनेशन किसका है, फाइनेंशियल ईयर।
फाइनेंशियल ईयर जनरली होता है अप्रैल टू मार्च। हाउएवर इसमें दो इंपॉर्टेंट ज्ञान है जो हम लोग को याद रखना है। नंबर वन, इफ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी, फेब्रुअरी एंड मार्च, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च में इफ यू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, इट्स फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड विल नॉट बी दैट 31st मार्च, बट इट विल बी द 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो अगर मैं जनवरी 2026 में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करूं तो उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड क्या होगा? 31st मार्च 2027, नॉट दैट 26। तो ये तो लंबा हो गया, 14-15 महीने का हो जाएगा, तो ये खाली फर्स्ट ईयर के लिए होता है। तो जैन फेब मार्च में आप कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे तो उसका पहला फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को एंड होगा। दैट इज वन पॉइंट दैट यू नीड टू लर्न। सेकेंड पॉइंट, विदेशी कंपनियां CIOI, विदेशी कंपनियां CIOI, CIOI का फुल फॉर्म विदेशी कंपनियां CIOI। अगर किसी विदेशी कंपनी का भारत में होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट है HSA, सो लेट्स से देयर इज एन इंडियन कंपनी विच इज HSA, मतलब होल्डिंग या सब्सिडियरी या एसोसिएट ऑफ अ CIOI। तो सोचो स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है, स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है, उन्होंने भारत में एक सब्सिडियरी खोला है। अब स्विट्जरलैंड में वो लोग सपोज फॉलो करते हैं जनवरी टू दिसंबर, उनका साइकिल होता है जैन से दिसंबर। सब्सिडियरी कंपनी जो है वो इंडिया में अप्रैल टू मार्च करेगा तो दिक्कत है, कंसोलिडेशन नहीं हो पाएगा ना, कंसोलिडेटेड एफएस तो बनाना पड़ेगा पेरेंट को। तो दिस इंडियन सब्सिडियरी कंपनी इट वांट्स टू फॉलो द सेम फाइनेंशियल ईयर एज स्विट्जरलैंड, तो आप आरडी का अप्रूवल लेकर ऐसा कर सकते हो। किसका अप्रूवल चाहिए? एक फॉर्म होता है RD1, RD जमा करो, RD का अप्रूवल मिल जाएगा और फिर आप डिफरेंट फाइनेंशियल फॉलो कर सकते हो। तुम लोग मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। आज से 3 साल पहले तक नेस्ले सबने सुना है नाम, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, ये इंडिया में पब्लिक कंपनी है। नेस्ले इंडिया लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ नेस्ले स्विट्जरलैंड, समझ रहे हो? नेस्ले इंडिया लिमिटेड हिंदुस्तान में 3 साल पहले तक जनवरी से दिसंबर फॉलो कर रहा था, फिर उन्होंने फाइनली थक हार के चेंज कर दिया, बोला नहीं हो पा रहा जैन दिसंबर, बिकॉज इंडिया में इनकम टैक्स GST रिटर्न सब अप्रैल मार्च के हिसाब से होता है, तो हम लोग को दोबारा बनाना पड़ता है। तो अब उन्होंने चेंज कर दिया, वो लोग भी अब अप्रैल टू मार्च फॉलो कर रहे हैं। नहीं तो वो लोग भी RD से परमिशन लेके काफ़ी साल तक जनवरी टू दिसंबर फॉलो किए थे, ठीक है? सो अब तुम लोग को ना बस ये देखो, इतना लंबा चौड़ा हाथी की तरह लिखा हुआ है ना, ये एक बार तुम अपनी तरफ से ये पूरा पढ़ो, फिर मैं कुछ बोलूंगा। जहां मेरा हाथ है दिख रहा है, पॉइंट नंबर ये 1 2 और ये बार रीड करो, फिर आई विल से समथिंग। हो गया? मुझे इतना लंबा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ टाइटल पढ़ूंगा, मेरा काम उसमें हो जाएगा। ये मैंने टाइटल डाल दिया है ग्रीन कलर, सिर्फ ग्रीन कलर पढ़ो, देखो पूरा कैप्चर हो रहा है। इंडियन कंपनी विच इज अ HSA ऑफ अ CIOI शैल ऑब्टेन CG यानी RD का अप्रूवल एंड फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। तो कैप्शन पूरा उसी में कैप्चर हो गया, नीचे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट येलो डेफिनेशन दैट आई सी इज फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व का सिंपल मतलब होता है अ रिजर्व विच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, ठीक है? मतलब जिससे हम लोग डिविडेंड निकाल के बांट सकें। ओके, सो व्हाट इज फ्री रिजर्व? सर, रिजर्व दैट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। 4 ऐसा प्रॉफिट्स है जिसको हम लोग फ्री रिजर्व नहीं मानेंगे। कौन सा? ओनली लुक एट द रेड कलर। नंबर 1 अनरियलाइज्ड गेन्स, नोशनल गेन्स, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, फेयर वैल्यू, चेंज अकाउंट। बस ये 4 मतलब समझते हैं, ये सब नकली रिजर्व्स है। अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल गेन, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, और फिर इंड एस के हिसाब से, एस नहीं, इंड एस के हिसाब से 31 मार्च को सर्टेन असेट्स एंड लायबिलिटीज को उनके फेयर वैल्यू पे स्टेट करना पड़ता है। तो उससे उनकी वैल्यू या तो बढ़ेगी या कम होगी, यानी प्रॉफिट या लॉस होगा। तो वो प्रॉफिट लॉस टेम्पोररी होता है, इट इज
पुट इनटू फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट, तो वो भी नकली रिजर्व है। अरे अगर आप 31 मार्च को अपने एसेट लायबिलिटी की फेयर वैल्यूएशन कर रहे हो, उससे जो प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो असली प्रॉफिट लॉस है कि नकली है? नकली है ना सर, तो उसको अपने इंडेस में डालते हैं FVCA में, फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट, तो वो भी नकली है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन येलो कौन सा है मेरे सामने? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच 51% 51% इक्वल टू भी है, देख रहे हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 51% ऑफ PUSC, पेड अप। उसमें सर ये भी आएगा, ये भी आएगा, कौन कौन आएगा समझ रहे हो ना? इक्विटी और प्रेफरेंस। तो एक ऐसी कंपनी जिसमें 51% कैपिटल, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, टोटल जोड़ जाड़ के, इज हेल्ड बाय CG और SG, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। एक ये हुआ। सेकंड, गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडरी होती है वो भी डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी होती है। ठीक है, मैं अक्सर इसका एग्जांपल देता हूं। यहीं कोल इंडिया लिमिटेड का नाम सुना है? कोल इंडिया लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। कोल इंडिया गवर्नमेंट कंपनी है। कोल इंडिया की एक सब्सिडरी है ईस्टर्न कोल फील्ड्स, ठीक है, यहीं पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो वो उसमें उसके नाम में लिखा हुआ है होलली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, तो वो भी क्या है? गवर्नमेंट कंपनी। तो या तो गवर्नमेंट आप में 51% होल्ड करती हो, या फिर आप गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी हो। एक खास बात, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो मैं बोल सकता हूँ, तुम लोग को पहले से बहुत कुछ आता है। जब सब्सिडरी का चेन बनता है, मतलब एक कंपनी, मेरी सब्सिडरी, उसकी सब्सिडरी, उसकी सब्सिडरी, उसकी सब्सिडरी, ये जो चेन होल्डिंग होता है, इसमें मैक्सिमम कितने लेयर अलाउड है? 2 लेयर्स। अ कंपनी कैन नॉट हैव मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी। हाउएवर गवर्नमेंट कंपनी एक्सेप्शन होता है, गवर्नमेंट कंपनी एक्सेप्शन होता है, इट कैन हैव मोर देन 2 लेयर्स। तो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी का सब्सिडरी का सब्सिडरी का सब्सिडरी का सब्सिडरी 5, 6, 7 जितना जाना जाओ, सब के सब डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी। तो अगर एक ओरिजिनल गवर्नमेंट कंपनी है, उसकी आप एक एक करके निकालते जाओ सब्सिडरी, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर अलाउड है, जो भी है सब के सब गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट जो MCQ में आ सकता है, इफ बाय चांस द गवर्नमेंट कंपनी हैज DVR शेयर्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स, इनको बोला जाता है DVR। ये DVR शेयर्स ना बड़ा काम का चीज है, अमेरिका में बहुत पॉपुलर है, इंडिया में नहीं है। हमारे सिलेबस में सेक्शन 43 में आता है। DVR शेयर्स बहुत हेल्प करता है, खास तौर पर डिवोर्स के केस में। ठीक है, जैसे सोचो गूगल का ओनर कंपनी कौन है? अल्फाबेट, मालूम है? अल्फाबेट कंपनी के 2 फाउंडर है, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, नाम सुना होगा गूगल के फाउंडर्स। तो जो सर्जी ब्रिन है ना, उसका डिवोर्स हुआ है। ठीक है, यूट्यूब की जो CEO थी पहले, सूजन वॉचकी की शायद ऐसे कुछ नाम था, वो पत्नी थी, वो फिर डिवोर्स हुआ, फिर उसकी वो जो साली वो बन गई थी CEO, वो भी हट गई, कोई और आ गया। जब डिवोर्स होता है तो ऑब्वियसली शेयर्स बटेगा। तो ये लोग क्या करते हैं ना, शेयर्स तो बांट देते हैं पर अपने पास रखते हैं सुपर शेयर्स। सुपर शेयर्स का मतलब होता है जिनमें वोटिंग पावर बहुत ज्यादा होता है, मतलब एक शेयर पे 100 वोट ऐसा। और वाइफ को दे देते हैं नॉन कंट्रोलिंग शेयर्स। नॉन कंट्रोलिंग शेयर्स का मतलब होता है जिसमें एक शेयर पे वोटिंग राइट बहुत कम होता है, उसको बोलते हैं DVR शेयर्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स, तो उसको दे देते हैं। तो भले ही शेयर्स बढ़ गया है पर कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग पावर मेनली आप ही के पास है। इसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी हेल्पफुल होता है कि स्टॉक में अगर प्रेफरेंस शेयर्स है तो वो भी दे सकते हो, उनमें वोटिंग पावर जनरली नहीं होता है, समझ रहे हो? तो अगर बाई चांस गवर्नमेंट कंपनी में DVR शेयर्स है, तब आप 51% ऑफ पेड अप कैपिटल नहीं देखोगे, तब आप देखोगे 51% ऑफ voting power. So instead of 51% PUSC, you will check 51% of voting power. यहाँ तो ठीक है। अब यहाँ से थोड़े से हार्ड डेफिनेशंस आएंगे। ये डेफिनेशंस जो अभी मैंने रिवाइज करा है, ये स्टूडेंट को इजी लगता है बिकॉज ये शुरू में आते हैं। कोई चीज़ जो चैप्टर के शुरुआत में आती है ना, बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टूडेंट का बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होता है, उसको ईजी लगता है। बाद वाला जो पोर्शन है वहाँ पे मौत आती है, तो अब हम लोग उसमें घुसने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन दैट आई एम लुकिंग एट ऑन माई स्क्रीन इज KMP। KMP का नंबर बोलो, नंबर याद करो। KMP का नंबर 2 का 51, 51, पंडित जी की दक्षिणा वाला नंबर है 2 का 51, KMP। KMP में कौन कौन आएगा, एकदम मैं सिस्टमैटिक बता रहा हूँ। CEO, अब मैंने अगर CEO बोला है तो CFO भी आएगा, CEO CFO। अच्छा, CEO MD मैनेजर सेम होता है, CEO MD मैनेजर सेम होता है। कोई कंपनी CEO बोलती, कोई MD बोलती, कोई मैनेजर बोलती, वो सेम होता है। अगर MD बोल रहा हूं मैं मैनेजिंग डायरेक्टर, तो होल टाइम डायरेक्टर भी आएगा, तो होल टाइम डायरेक्टर।
तो एमडी भी है, होल टाइम डायरेक्टर भी है, सीईओ भी है, सीएफओ भी है, सीएस को भी ले लो, सीएस को भी ले लो। ये तो हो गया सिंपल शुरू के पॉइंट्स। फिर ये मेन पॉइंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का मतलब होता है एमडी या फिर होल टाइम डायरेक्टर। उनके जस्ट एक लेवल नीचे, उनके जस्ट एक लेवल नीचे जो कंपनी में सीनियर एम्प्लॉइज हैं, उनमें से कुछ एक को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने केएमपी डेजिग्नेट किया है, तो वो काउंट होंगे। तो ये 5 नंबर पॉइंट पढ़ो। सच अदर ऑफिसर not more than one level below the directors in whole time employment, मतलब उनसे सिर्फ एक लेवल नीचे, who have been designated as KMP by the board। ठीक है। अच्छा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वैसे, हमारी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो कहाँ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिंबॉलिक है, मैं पढ़ाते तो बोलता हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब ये मार्कर स्टैंड है, ये मार्कर से, ये डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ठीक नीचे जो सीनियर मैनेजमेंट का टीम है, उसमें 50 लोग हैं। कितने लोग हैं? 50। सीनियर मैनेजमेंट 50 लोग हैं। क्या 50 के 50 केएमपी हैं? उस 50 में से बीओडी ने 10 लोगों को केएमपी डेजिग्नेट किया है, तो सिर्फ वो 10 लोग ही केएमपी हैं। केएमपी क्लियर है? अब फिर नेक्स्ट डेफिनेशन, लिस्टेड कंपनी। नंबर याद करो, 2 का 52, 2 का 52। अच्छा, लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में दम नहीं है। डेफिनेशन तो बोला है अ कंपनी हैविंग एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो पहले बोलते हैं एनी सिक्योरिटी, फिर पलटी मारेगा प्रोवाइजो डाल के। तो अभी प्रोवाइजो डाला, रीड हो पा रहा है क्या प्रोवाइजो? ठीक है, रीड हो पा रहा है। प्रोवाइजो डाल के बोला ये को हम लिस्टेड नहीं मानते, ठीक है, और उसके लिए रूल आ गया है। तो 3 तरह की कंपनियां हैं जो लिस्टेड होने के बावजूद भी लिस्टेड मानी नहीं जाएंगी। इसको थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, ये कोई इंसल्ट नहीं है। मतलब स्टूडेंट सोचता है कि सर लिस्टेड कंपनी है, ये तीनों भी लिस्टेड है, पर इसको आप लिस्टेड नहीं मान रहे हो। ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं, ये अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि पूरे कंपनी लॉ में जब जब हम लोग लिस्टेड कंपनी को के ऊपर कोई रेगुलेशन डालेंगे तो इनके ऊपर वो अप्लाई नहीं करेगा, है ना। कानून का काम तो क्या होता है? आपके ऊपर लीगल कंप्लायंस का बोझ डालना। कानून आपके भले के लिए बना है कि बोझा है? बोझ है। सारे लॉस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं कंपनी लॉ वगैरह की। ये तो बस एक लीगल कंप्लायंस का बोझ है आपके ऊपर। तो कंपनी लॉ वाले बोलते हैं कि हम इन 3 कंपनी को लिस्टेड कंपनी नहीं मानते, यानी कि जब कभी कंपनी लॉ लिस्टेड कंपनी के ऊपर कोई लीगल कंप्लायंस थोपेगा, इन तीनों पे वो कंप्लायंस थोपा नहीं जाएगा। तो ये लोग एंजॉय करेंगे। तो एक तरह से इन तीनों को तो फायदा हुआ ना, इंसल्ट थोड़ी ना है, ये तो फायदा हुआ। ये 3 कौन सी कंपनियां हैं जो लिस्टेड होने के बावजूद भी लिस्टेड नहीं है? नंबर 1, एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है, पर जिसका डिबेंचर या फिर प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है, और उसमें भी एक कैच है, that debenture or preference share was not issued by IPO, it was issued by PP। PP मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट। यानी कि कोई पब्लिक कंपनी है जिसने डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट पे इशू किया था और सिर्फ उसको लिस्टिंग करा रहे हैं, तो उसको अपने लिस्टेड नहीं मानते। यानी कि अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक लिस्टेड कंपनी है जिसने डिबेंचर का पब्लिक इशू किया था, जिसने डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर का पब्लिक इशू किया था और फिर लिस्टिंग कराया, उसको लिस्टेड मानेंगे। उसको अगर आपने डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर पब्लिक इशू किया था और फिर लिस्टिंग कराया तो वो लिस्टेड माना जाएगा। पर अगर आपने डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर का प्राइवेट प्लेसमेंट किया था और फिर उसको लिस्टिंग कराया तो वो लिस्टेड माना नहीं जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी शेयर्स तो इशू कर ही नहीं सकती, रेस्ट्रिक्शन होता है, पर डिबेंचर तो इशू कर सकती है। प्राइवेट कंपनी ने डिबेंचर का प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू किया था,
सिर्फ डिवेंचर, क्या किया था, प्राइवेट प्लेसमेंट में इशू, उसका लिस्टिंग कराया है। ओके, तो इस प्राइवेट कंपनी को भी लिस्टेड कंपनी माना नहीं जाएगा। ऊपर वाली लाइन को पढ़ो पहले, कैप्शन, लिस्टेड एनसीडी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, एनसीपीएस नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, लिस्टेड एंड इशूड ऑन अ पीपी बेसिस। सेकंड पढ़ो, लिस्टेड प्राइवेट कंपनी दैट इशूड एनसीडी ऑन, सिर्फ एनसीडी डिवेंचर, नॉट प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि शेयर तो इशू कर ही नहीं सकता। तो सिर्फ प्राइवेट कंपनी ने डिवेंचर इशू किया था पीपी बेसिस पर, उसका लिस्टिंग कराया, तो उसको भी अपने लिस्टेड नहीं मानेंगे। ये क्लियर है? ठीक है, मैं बहुत डिटेल में इसके कंसेप्ट में नहीं जा रहा हूँ, एक मिनिमम जितना चाहिए था उतना मैंने बताया। इसके पीछे कहानी होती है, जैसे कई स्टूडेंट को जिज्ञासा होगी कि सर व्हाई द प्राइवेट कंपनी इज इशूइंग डिवेंचर ऑन पीपी बेसिस एंड गेटिंग लिस्टेड। इट हैपेंस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, बेसिकली इन्होंने बैंक से लोन लिया होता है, तो बैंक लोन नहीं देके बोलती कि हमको डिवेंचर इशू करो, हम बेच देंगे। तो मैं फटाफट बोल रहा हूँ, ज़्यादा धीरे धीरे नहीं बोल पाऊंगा। ऐसी कंपनियां क्या करती है, बैंक से 5 करोड़ का लोन लिया, पर लोन नहीं होके बेसिकली बैंक को डिवेंचर इशू कर दिया 5 करोड़ का। ठीक है, अब ये डिवेंचर सिर्फ बैंक को दिया, पब्लिक इशू तो किया नहीं है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट है। अब बैंक वाला जो है वो कंपनी को बोलता है कि ये डिवेंचर का तुम लिस्टिंग कराओ। अब ये पता है लिस्टिंग कहाँ होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, उसके अंदर 3 प्लेटफॉर्म होते हैं, मेन प्लेटफॉर्म, मेन बोर्ड वो नहीं, एसएमई प्लेटफॉर्म, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वो भी नहीं, थर्ड एक होता है आईजीपी प्लेटफॉर्म, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, उसमें लिस्टिंग होता है। और उस प्लेटफॉर्म पे ना हम लोग जाके खरीदा बेची नहीं कर सकते, सिर्फ बैंक लोग खरीदा बेची करते हैं। तो ये बैंक क्या करेगा, यही डिवेंचर किसी दूसरे बैंक को बेच देगा स्टॉक एक्सचेंज पे और अपना लोन खाली कर लेगा। तो ये होता है, प्रैक्टिकल है ये। ठीक है, तो ऐसे को अपने लिस्टेड कंपनी मानते नहीं है। थर्ड, वो कंपनी जो इंडिया में नहीं ओवरसीज लिस्टिंग करा रखा है, फॉरेन लिस्टिंग करा रखा है। अब पढ़ के यहाँ पे फीलिंग आती है कि अच्छा इंडिया में लिस्टेड नहीं है, न्यूयॉर्क में होगा, लंदन में होगा, ना ना ना, इन्होंने लिस्ट बोल रखा है अहमदाबाद, गिफ्ट सिटी, उसमें 2 स्टॉक एक्सचेंज है, वो इंडिया में होने के बावजूद भी उसको माना जाता है विदेशी स्टॉक एक्सचेंज। कौन है वो? अहमदाबाद में के बगल में गिफ्ट सिटी है, गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसमें आईएफएससी सेंटर है, उसी के अंदर 2 स्टॉक एक्सचेंज है। इन पे नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज के नियम अप्लाई नहीं होते, इनमें एसटीटी भी नहीं होता है। ठीक है, इन स्टॉक एक्सचेंजेस को इंडियन माना ही नहीं जाता, माना जाता है फॉरेन एक्सचेंज। तो इनमें अगर लिस्टिंग है तो उसको भी हम लोग लिस्टेड कंपनी मानेंगे नहीं। अब याद कर लो, विच 3 टाइप्स ऑफ, इस पे क्वेश्चन आ चुका एग्जाम में, विच 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज आर नॉट ट्रीटेड एज अ लिस्टेड कंपनी। नंबर 1, खाली कैप्शन, a listed company that has issued NCD or NCPS on PP basis. Second, listed private company that issued NCD on PP basis. And third, overseas listed company. Okay? अच्छा, next definition जो मेरे काम का है वो ये है, ये easy है। Define मैनेजिंग डायरेक्टर, पहले सिर्फ ग्रीन कलर याद करो। मैनेजिंग डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर हु इज entrusted with substantial powers of management। ये मेन है। जब तुम मेन याद करोगे तो थोड़ा स्पाइरल करके उसको बढ़ाओगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा के बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से, बोर्ड पे दिख रहा है, सबको रीड हो रहा है। मैनेजिंग डायरेक्टर इज द डायरेक्टर हु बाय वर्च्यू ऑफ AAR articles, agreement or resolution is entrusted with substantial powers of management of the affairs of the company, including a person occupying the position of managing director by whatever name called। यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर को अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बोल के कुछ और डैमेजिंग डायरेक्टर बोलो तो भी वो रहेगा तो मैनेजिंग डायरेक्टर ही। मतलब एमडी को एमडी बोलना जरूरी नहीं है। जैसे आजकल ये सब नौटंकी ज़्यादा होता है, स्टार्टअप कंपनीज होती है ना, उसमें सीईओ सीएफओ होते हैं ना, वो लोग दिखाना चाहते हैं कि वो अपने एम्प्लॉय के साथ कितने फ्रेंडली हैं, तो वो अपने आप को सीईओ नहीं बोलते, बोलते चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर। मतलब ऐसा कुछ सुना कभी तुमने? ये होता है आजकल ड्रामेबाजी कि डेजिग्नेशन ऐसा रखो इससे लोगों को अच्छा लगे, है ना, उस तरह का रखते हैं। तो पता है एमडी को आपको जो बुलाना है बुला लो, एमडी मत बोलो तो भी वो रहेगा तो एमडी। ठीक है, हम लोग उसका रोल देखेंगे, उसका डेजिग्नेशन टाइटल नहीं देखेंगे। आप अगर किसी कंपनी में, अच्छा एक प्रोवाइजो लटक रहा है, इंपॉर्टेंट है, आप अगर किसी कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हो ऑफ रूटीन नेचर,
तो उसको हम लोग मैनेजमेंट पावर नहीं मानते। ओके एक बंदा है कंपनी के अंदर जो सारे चेक पे साइन करता है, ये कोई सब्सटैंशियल पावर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम है? ठीक है, समझ रहे हो? ओके तो एडमिन काम करने वाले को हम लोग सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट नहीं मानते। एग्जाम में इसका क्वेश्चन वही आया था कि कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक बंदा काम करता है, राजू, सारे कंपनी के रिसिट्स एंड पेमेंट्स, कैश पेमेंट्स, बैंक अकाउंट वही हैंडल करता है। तो उसको लगा मेरे पास तो सब्सटैंशियल पावर है, सबका रुपया रोक सकता हूँ मैं, ठीक है, तो मैं एमडी हूँ। तुम बोलोगे नहीं, जो आप कर रहे हो वो सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, जो आप कर रहे हो वो है एडमिन टास्क ऑफ रूटीन नेचर। तो यू आर नॉट एन एमडी राजू। ओके एडमिन काम में क्या क्या आता है? कंपनी की कॉमन सील कॉन्ट्रैक्ट्स पे लगाना, चेक और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे साइन करना, शेयर सर्टिफिकेट पे साइन करना या शेयर ट्रांसफर रजिस्टर करना, ये सबको हम लोग बोलते हैं एडमिन एक्ट ऑफ रूटीन नेचर। ठीक है, तो इसको सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट माना नहीं जाता। व्हेन आई एम लर्निंग दिस नो इट इज वेरी इजी। लर्न करते वक्त मैं सिर्फ ग्रीन कलर एक बार बोलता हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर हु इज एंट्रस्टेड विद सब्सटैंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फिर इतना जब याद हो जाता है ना तो मेरा ब्रेन अपने आप ही बाकी बचे पोर्शन पे भी अटैक करना चालू कर देगा। तो तुम एक बात को समझो, जब हम लोग कोई भी बड़ा काम करते हैं तो पूरा काम कंप्लीट होने के पहले ही हम लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब हमारा काम एक सर्टेन परसेंटेज 40-50% हो जाता है ना, तब हमारा कॉन्फिडेंस एकदम रॉकेट हो जाता है। अ पर्सन हु ऑपरेट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ सिक्योरिटी ऑलवेज हैज एन एडवांटेज। कैसे समझाऊं मैं? जैसे सोचो जरा, एग्जाम के एंगल से लेते हैं। एग्जाम में जब आप बैठते हो बहुत डरे हुए रहते हो और आपका इमीडिएट टारगेट ये होता है भाई 40 तो आना ही चाहिए। जैसे ही आप 40 मार्क का लिख लेते हो, मतलब 3 घंटे का पेपर है, जैसे ही 40 मार्क का हो जाता है, अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। अब तुम बाकी जो पोर्शंस है ना उस पर भी बहुत जोर से अटैक करना चालू कर देते हो। अब तुम्हारा एटीट्यूड रहता है मैक्सिमाइजेशन कि 40 तो मेरा आएगा भाई, अब मैं देखता हूं मैं कहां तक और लेके जा सकता हूं, 60, 70, 80 कहां तक पुश कर सकता हूं। तो वैसा ही है याद करते हुए भी कि जब मैं ग्रीन कलर को खाली याद कर लेता हूं ना तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। क्या है नो डेफिनेशन बोलो एमडी का, एक सांस में बोल देंगे ग्रीन कलर। जब वो हो जाता है ना तो अब ब्रेन अपने आप एफर्ट मार के आगे पीछे का याद कर लेता है। ऊपर एक्स्ट्रा क्या लिखा हुआ था? हु बाय वर्च्यू ऑफ AAR, मतलब उसके पास से सब्सटैंशियल पावर आया कहां से? AAR से आया, और उसको आप कोई भी नाम दे दो रहेगा तो वो MD। ठीक है, तो ब्रेन अपने आप आगे का कैच कर लेगा। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अपने सिलेबस में क्वेश्चन आंसर में बार बार आता है और ये हम लोग भूलते हैं। क्या है? सेक्शन नंबर 2 का 57, इट इज द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्थ। मैंने इस डेफिनेशन को ना थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मेट में बनाया ताकि इजीली याद हो जाए, प्लस 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 माइनस माइनस एंड फिर एक्सक्लूड। तो नेटवर्थ में क्या क्या आएगा एक बार गौर से देखो। ठीक है, नेटवर्थ मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ, 4 आइटम दिख रहे हैं, याद करते हैं। पहला पेड अप कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिखा है? मतलब सब तरह का कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, नंबर 2 ऑल रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, ये भी सही है। थर्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम, माय क्वेश्चन इज सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स? नो, वो तो इशू करते हैं प्रीमियम पे, उससे आता है, तो वो अलग चीज हो गया ऐड। फिर आपके पास पीएल बैलेंस पड़ा हुआ है, सरप्लस बोलते हैं उसको। पीएल बैलेंस को क्या बोलते हैं? टेक्निकली पीएल बैलेंस इज नॉट अ रिजर्व, इट्स अ सरप्लस। रिजर्व वो होता है जो आप पीएल से अलग से रिजर्व में डालते हो। ठीक है, तो पीएल बैलेंस जो पड़ा हुआ है अगर पॉजिटिव है, क्रेडिट है तो प्लस होगा, नेगेटिव है तो माइनस होएगा। सिंपल है, तो ये 4 आइटम याद कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। कैपिटल, प्रॉफिट वाले रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएल, 3 माइनस करना है अपने को। क्या माइनस होगा? आफ्टर डिडक्टिंग द एग्रीगेट ऑफ नंबर 1 एक्यूमुलेटेड लॉसेस, उसका मतलब होता है पीएल डेबिट। फिर डेफर्ड एक्सपेंडिचर, मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर, ये तीनों माइनस होंगे।
अच्छा, डू नॉट इंक्लूड दीज 3 प्रॉफिट्स, ये 3 प्रॉफिट या रिजर्व जो है इसको इंक्लूड नहीं करना है। अगर ये नेटवर्थ में है तो माइनस करो, और अगर नहीं है तो मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब लेना नहीं है इसको मुझे। अगर ये मेरे नेटवर्थ में सम्स में इंक्लूडेड है तब तो माइनस कर हटाएंगे, और अगर एडेड नहीं है तो मुझे ऐड नहीं करना, मुझे तो उसको हटाना है। मतलब ये 3 जो प्रॉफिट रिजर्व होते हैं ये आपके नेटवर्थ का हिस्सा नहीं है। कौन कौन से हैं याद करने के लिए एक निमोनिक है, क्या लिखा है बोर्ड पे, वॉर, W से। अब इसको मैं 20 सेकंड्स दे रहा हूं, वॉर को याद करो। W, राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन। A, अमालगमेशन में कौन सा पैदा होता है, अमालगमेशन में कौन सा कैपिटल रिजर्व होता है, ठीक है, कौन सा रिजर्व होता है, कैपिटल रिजर्व। और R से गंदा वाला रिजर्व है, नकली रिजर्व है, तो ये 3 को इंक्लूड नहीं करना है। क्वेश्चन में कई बार वो लोग बोल देते हैं कि नेटवर्थ में ये ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है तो आप माइनस करोगे, और नहीं किया हुआ है तो कुछ नहीं करना है। अगेन दिस वन, ये भी पूछते हैं वो लोग एग्जाम में, ऑफिसर इन डिफॉल्ट 2 का 60, 2 का 60, नंबर इजी है, 2 का 60 याद करना है। अच्छा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट का मतलब अ पर्सन हु विल बी लायबल फॉर पनिशमेंट, एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु विल बी लायबल फॉर पनिशमेंट। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, ध्यान सुनो। सपोज ये कंपनी है और मैं इसमें डायरेक्टर हूं, ओके। मैं तो टीचर हूं, मैं तो पढ़ाने में बिजी हूं, मैं तो अपने कंपनी के लीगल कंप्लायंसेस देखता नहीं हूं। मेरे कंपनी के जो लीगल कंप्लायंसेस होते हैं वो तो मैंने उसके लिए किसी CA को रख रखा है, वो देखते हैं, ठीक है। पर अगर कल को कोई लीगल कंप्लायंस में गलती हुई तो सज़ा उसको मिलेगी या मुझे मिलेगी, मुझे मिलेगी। मुझे बोला जाएगा ऑफिसर इन डिफॉल्ट, मतलब लायबिलिटी आप ही की है, चाहे आप वो काम संभालो या ना संभालो, ठीक है। आप किसी और को लीगल कंप्लायंस करने दो पर जिम्मेदारी अल्टीमेटली आपकी रहेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तब तो आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओगे, आप छोड़ दोगे हर चीज डाल के कि भाई मेरा गलती नहीं है। अब एक बात बताओ, इतनी बड़ी कंपनी है रिलायंस, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री मुकेश अंबानी, ओके, कैन ही हैंडल लीगल कंप्लायंसेस? भाई दिन भर वो बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो थोड़ा लीगल कंप्लायंस देखते हैं, बट ही इज एन ऑफिसर इन डिफॉल्ट, मतलब कल को अगर गड़बड़ हुआ तो उनके ऊपर छींटे गिरेंगे गिरेंगे, ही विल बी लायबल फॉर पनिशमेंट। तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट में कौन कौन आता है, ठीक है, याद करेंगे। थोड़ा स्लो हो रहा हूँ, ओके, इधर बोर्ड को ताकते रहना, मेरे सवालों का जवाब देना। फर्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? 7। ये 7 तरह के लोगों को हम मानेंगे ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अच्छा, ये 7 तरह के लोगों का सिर्फ नाम और कैप्शन याद करो। पहला WTD, सेकंड KMP, थर्ड खाली जो कैप्शन है रेड कलर, ठीक है, स्पेसिफाइड डायरेक्टर और ऑल डायरेक्टर्स, नंबर 4 चार्ज्ड पर्सन, नंबर 5 इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल, नंबर 6 अवेयर बट डज नॉट टेक एनी एक्शन, लास्ट वाला मर्चेंट बैंकर्स। ये कैप्शन हम लोगों को याद करने में बहुत हेल्प करेंगे, फिर तो हम उसको टान के पूरा लिखेंगे ही, ओके। सो हु इज एन ऑफिसर इन डिफॉल्ट? सबसे पहले कौन बोला? होल टाइम डायरेक्टर। नंबर 2 KMP। अच्छा, यहाँ पे अक्सर हम लोगों का डाउट होता है कि सर डेफिनेशन ऑफ KMP में तो होल टाइम डायरेक्टर ऑलरेडी है, फिर अलग से लिखने का क्या ज़रूरत था? जब लॉ बनाया जाता है ना, जब देश का लॉ बनता है तो सरकार सरप्लस इंफॉर्मेशन डालती है फॉर क्लैरिफिकेशन, समझते हो? गवर्नमेंट जानबूझ के बार बार सरप्लस इंफॉर्मेशन डालती है फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन, इसीलिए तो ये कोई मतलब रैंडम चीज नहीं है, ये सरप्लस डाला जाता है। तो नंबर 1 होल टाइम, नंबर 2 KMP। इस पे तो सवाल बनेगा नहीं क्योंकि ये तो इजी था, सवाल तो बाद में बनेगा। 3 नंबर इस पे सवाल बनता है, अगर आपके कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, KMP भी नहीं है, ये सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। कौन से हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव। उस केस में आप लोग आपस में डिसाइड करके किसी एक को बकरा बना लो,
कि भाई तुम बनेगा ऑफिसर इन डिफॉल्ट, तुम बनेगा ऑफिसर इन डिफॉल्ट, तुम जिम्मेदारी ले लो और उसका नाम आरओसी को बता दो। किसको बता दो? आरओसी के पास एक फॉर्म जमा करेंगे GNL 3, GNL जनरल 3, GNL 3 बताएंगे कि हमने अपने इस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को चुना है एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट और ये राजी भी है, ठीक है, तो बता दो आरओसी को, तब तो फिर ये माना जाएगा ऑफिसर इन डिफॉल्ट। लेकिन अगर आप में से कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है तब सब के सब हैं ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ठीक है। रीड 3। पढ़ा? 3 नंबर पढ़ लिया। इलस्ट्रेशन है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था यही सेम। अब ये रीड करो, ग्रीन। ठीक है ना? अगर आपके यहाँ कोई होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, KMP नहीं है और आप लोग अपने बीच में से किसी एक को स्पेसिफाई भी नहीं कर रहे हो तो सबके सब मरोगे। तो ऑल द डायरेक्टर्स और ऑफिसर इन डिफॉल्ट और सबको लायबिलिटी झेलनी पड़ेगी। क्लियर है ये? ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, 4 नंबर पॉइंट जो है ना, 4 नंबर वो चैप्टर 9 अकाउंट से आया है। कहाँ से आया है? चैप्टर 9 अकाउंट से। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आएगा जब मैं बोलूँगा। जब हम लोग चैप्टर 9 अकाउंट्स पढ़ते हैं उसमें पहले 2 सेक्शन होते हैं, 128 एंड 129। 128 होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 129 होता है FS। इन दोनों की जिम्मेदारी आप चाहो तो डायरेक्टर लोग खुद लेने के बजाय कंपनी के किसी अकाउंट्स एम्प्लॉय को दे सकते हो। तो उसके लिए फिर वो रहेगा ऑफिसर इन डिफॉल्ट। उस व्यक्ति को अपने बोलते हैं याद करने के लिए चार्ज्ड पर्सन, अ पर्सन हु हैज बीन चार्ज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उसके नाम का भी GNL 3 जमा करना पड़ेगा। ठीक है, 260 का 4, 260 का 5 नंबर। ये बड़ा फेमस है, ये बार बार आता है। एनी पर्सन जिसके इशारों पे हम नाचते हैं, एनी पर्सन जिसके इशारों पे कौन नाचता है? डायरेक्टर्स नाचते हैं। एनी पर्सन अकॉर्डिंग टू, अब इंग्लिश में बोल रहा हूं, एनी पर्सन अकॉर्डिंग टू हुज इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस, एडवाइस द BOD इज accustomed टू एक्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एन ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है, प्रोफेशनल कैपेसिटी। अगर किसी व्यक्ति ने एज अ प्रोफेशनल हम लोग को कुछ डायरेक्शंस दिया और हम फॉलो कर रहे हैं तो फिर हम उसके इशारों पे नाच नहीं रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, लॉयर ने अगर हमको कोई लीगल एडवाइस दिया तो हम फॉलो करेंगे ना, उसको इशारों पे नाचना नहीं बोलते। तो वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट पढ़ो। क्लियर है ये? ठीक है, 6 नंबर बात करेंगे। ठीक है, एक बात सुनो, ऐसा कुछ हमारे देश में, किसी भी देश में कहीं भी कुछ गड़बड़ होता है ना तो लोग सीधा प्राइम मिनिस्टर को कोसते हैं। नाउ प्रैक्टिकली प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट डू ईच एंड एवरीथिंग। अरे भाई, कहीं कोई ब्रिज गिरा और लेट से वहाँ पे BJP की सरकार थी तो लोग सीधा प्रधानमंत्री को कोसेंगे। उस ब्रिज को बनाने में या उसका टेंडर पास करने में वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, चाहे वो BJP की हो जिसकी भी, उनका दोष है। उस मंत्री को पकड़ो, प्राइम मिनिस्टर का तो कोई रोल नहीं है। पर एक्चुअली होता क्या है, जब देश का चुनाव होता है, मतलब इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन, हम तो उसी फेस को देख के वोट देते हैं ना। अगर हमेशा हमारे देश में जिसका भी फेस तगड़ा होता है उसी की पार्टी जीतेगी, ये सिंपल है। ठीक है, आप उम्मीद लगाते हो कि तुम जिम्मेदारी लोगे, तुम अपने सारे नेता वेता सही अपॉइंट करोगे। तुमने इस घटिया आदमी को यहाँ अपॉइंट क्यों किया कि इसने ऐसा ब्रिज बनवाया कि ब्रिज गिर जाए? हम तो तुमसे उम्मीद लगा रखे, तो मतलब वी बिलीव दैट यू विल अपॉइंट राइट पीपल एट द राइट प्लेस। करेक्ट? इसको बोला जाता है वाइकैरियस लायबिलिटी। मतलब कोई ऐसा चीज जिसके लिए मैं डायरेक्टली दोषी नहीं हूं पर मैं इनडायरेक्टली दोषी हूं, बिकॉज वो मेरी जिम्मेदारी थी। समझ रहे हो? कोई ऐसी चीज जिसके लिए मैं डायरेक्टली दोषी नहीं हूं, पर उस चीज को ना होने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए था कि वो हो ही नहीं, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। तुम एग्री में पॉइंट? मतलब
अल्टीमेटली इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट सच सिस्टम्स एंड पीपल इन प्लेस ताकि वो गलती नहीं हो, है ना। अब आप सोचो, आप हो किसी कंपनी के डायरेक्टर, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि कंपनी में सुपरवाइज करें कि कहीं कुछ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। आपको पता था कि कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रहा है, यू आर अवेयर ऑफ इट, यू आर अवेयर ऑफ इट कि भाई कंपनी में गड़बड़ हो रहा है, बट यू डिड नॉट टेक एनी एक्शन। अगर आपके सामने गड़बड़ हो रहा था तो आपका एक्शन लेना चाहिए था टू स्टॉप द कॉन्ट्रवेंशन। आपने होने दिया, उसको कुछ बोला नहीं, भले आप उसमें पार्टी टू, यू आर नॉट अ पार्टी टू दैट वायलेशन, बट यू आर अवेयर ऑफ इट, यू बिकम लायबल। तो अगर आप अवेयर थे पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, या फिर वो आपके सहमति से किया गया, इट वॉज कंडक्टेड विद योर कंसेंट और कन्निवांस, ठीक है, देन यू आर लायबल, ठीक है। एंड लास्ट वाला क्या है, आईपीओ वगैरह होता है ना, पब्लिक इशू, उसमें मर्चेंट बैंकर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मर्चेंट बैंकर्स 30 सेकेंड्स लो, खाली कैप्शन याद कर लो, 7 पॉइंट्स। जब ये डेफिनेशन एग्जाम में आएगा तो पहले तो तुम ये बोलोगे ऑफिसर इन डिफॉल्ट इन अ कंपनी इज अ पर्सन हु इज लायबल फॉर द पेनल्टी एंड पनिशमेंट एंड इंक्लूड्स, 7 पॉइंट, एक एक करके खाली कैप्शन। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5 इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल एक्सेप्ट प्रोफेशनल कैपेसिटी, 6 aware but does not take any action, 7 merchant bankers, ठीक है, बस ये। अच्छा, ये सब डेफिनेशंस जो आप देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट उतने नहीं है, आता नहीं इससे। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी से अब मतलब बहुत ही हल्का ज्ञान है, वो छोटे लेवल में होता है, अब मैं बोलने में भी शर्म आ रही है। प्राइवेट कंपनी, डिफाइन प्राइवेट कंपनी, सर प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी व्हिच हैज 3 restrictions in its articles of association. Share transfer is restricted, maximum 200 member and cannot invite public to subscribe for its securities, यही होता है। अच्छा, वो 200 में कौन काउंट नहीं होगा, जॉइंट विल बी काउंटेड एज 1, करंट एम्प्लॉय, एक्स एम्प्लॉय, ये सब है बादू ज्ञान, खतरनाक। रिलेटेड पार्टी 2 का 76, रिलेटेड पार्टी। हल्के हल्के टॉपिक्स को अगर करोगे ना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, हार्ड टॉपिक्स को करोगे तो ही कॉन्फिडेंस आएगा। ये अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड, अब 2-4 हार्ड टॉपिक्स ही बचे, पर उसमें सबसे हार्ड यही है, रिलेटेड पार्टी। इसको अच्छे से इजीली करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो मैं इसको थोड़ा सा अगेन धीरे धीरे पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। रिलेटेड पार्टी, क्या दिक्कत, क्या आपको रिलेटेड पार्टी से दिक्कत है? दिक्कत ये है कि अगर हमारी कंपनी है, सपोज कंपनी अगर रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करेगी तो ट्रांजैक्शन के जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो नॉर्मल होंगे कि डिफरेंट होंगे? तुम एक बात सोचो, अगर मेरा कोई रिश्तेदार जान पहचान वाला आकर यहाँ पर मुझसे क्लासेस देगा तो मैं तो उससे फीस नहीं लूंगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शन आर डिफरेंट, दिस कॉजेज लॉस टू द कंपनी, दिस कॉजेज लॉस टू द कंपनी, दैट इज वाई कंपनी लॉ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को बड़ी नजरों से मतलब देखता है कि कहीं कुछ गड़बड़ या फाउल प्ले तो नहीं हुआ था, ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पर सोचो, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ने अलग से एक प्राइवेट कंपनी खोल रखा है जिसमें अपना नाम नहीं अपनी वाइफ का नाम दे रखा है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी फर्म वगैरह, और कंपनी में ये नियम बना दिया कि हमारी कंपनी जितना भी रॉ मटेरियल खरीदेगी वो सारा उसी से खरीदेगी और वो बढ़ा के बिलिंग देगा। तो भाई आवर कंपनी इज पेइंग मोर फॉर द रॉ मटेरियल्स कॉजिंग लॉस इन द कंपनी एंड प्रॉफिट देयर, यानी एक तरह से आपने हमारा प्रॉफिट निकाल के उसमें डाल दिया और उससे भला किसका होगा? उसका होगा, डायरेक्टर का होगा। तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? इसको रोकता है सेक्शन नंबर 188। उसको रोकता कौन है? सेक्शन नंबर क्या 188 हमारे सिलेबस में है? सिर्फ नाम है, नाम तो है, नाम याद करना 188 ये नाम है, लॉ में है, ऑडिट में है, नंबर याद कर लो। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का सेक्शन नंबर क्या है? 188। यहां नहीं लिखा हुआ है 188, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के ऊपर पूरा लॉ है। रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन वो यहां लिखा है 2 का 76, ठीक है ना। कौन होता है सर रिलेटेड पार्टी? मेरा पहला सवाल आप लोगों से, बोर्ड पे दिख रहा है सबको क्लियर? ठीक है, कितने आदमी, कितने पॉइंट्स हैं?
9 नीचे तक जाओ भाई, दिख रहा है? रिलेटेड पार्टी में कितने पॉइंट्स हैं? 9। याद करें, टेक्निक बताता हूं याद करने की। तुम रैंडमली याद करोगे और फिर यहां से निकलने के बाद 2 मिनट भूल जाओगे, तो मैं रैंडमली याद ही नहीं करने दूंगा, मैं करूंगा स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर से करेंगे तो भूलेंगे नहीं। ये हो गया 8। और 9 नंबर कुछ नहीं, 9 नंबर है सच अदर एज में बी प्रेस्क्राइब। ठीक है, कंपनी लॉ में वो तरीका होता है कि जहां कहीं लिस्ट होती है तो वो लोग फ्यूचर के लिए खोल के रखते हैं रास्ता, कि फ्यूचर में और भी जोड़ सके, तो एक रास्ता खोल देते, नीचे लिख देते सच अदर एज में बी प्रेस्क्राइब। तो अभी हुआ नहीं है। ठीक है, 9 नंबर देखो क्या लिखा है, तो ये तो ऐसे ही है। ये 8 पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहला 2 पॉइंट क्या है? मनुष्य, इंसान, पीपल। कौन है रिलेटेड पार्टी? पहला पॉइंट देखो, लुक एट द कैप्शन। फर्स्ट पॉइंट डी आर, डी से क्या गेस कर सकते हो? और आर यानी रिलेटिव। अंदर में फुल, अंदर में पूरा रेड कलर पढ़ो खाली, लुक एट द रेड कलर ओनली। अंदर डी आर, अंदर में लाल अंडरलाइन पढ़ो, क्या? डायरेक्टर, रिलेटिव्स। तो ये सारे के सारे मेरे हाथ में जो लोग हैं ये सब क्या है? रिलेटेड पार्टी। और इनके जो फैमिली वाले हैं रिलेटिव, वो भी सब के सब क्या है? रिलेटेड पार्टी। तो इसकी डायरेक्टर की वाइफ, डायरेक्टर का हस्बैंड, डायरेक्टर का भाई, डायरेक्टर की बहन, समझ रहे हो? ऑल दीज आर पापा मम्मी, ऑल दीज आर related party. Now wait a second, a very easy topic which is not yellow of course everyone, क्योंकि easy होता है, बच्चा बच्चा याद करके जाता है। relative का definition क्या होता है सबको पता है? ये दिख रहा है, पहला रेड कलर पढ़ो, पहला हिंदू फैमिली, हस्बैंड वाइफ। फिर ये 8 पॉइंट्स का लिस्ट है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर सन डॉटर, सन्स वाइफ डॉटर्स हस्बैंड। तो यही है, 10 लोग हैं टोटल रिलेटिव में काउंट करके एज पर कंपनी लॉ। हालांकि रियल लाइफ में रिलेटिव बहुत होते हैं। कौन कौन से रिलेटिव्स ऐसे हैं जो यहाँ कवर्ड नहीं है? इन लॉज, जितने भी आपके इन लॉज होते हैं ना, ठीक है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, वो कुछ भी कवर्ड नहीं है। नंबर 2 अंकल आंट्स। अंकल आंट मतलब वही फूफा मौसा एटसेट्रा। ठीक है, वो पूरा जो वो अंकल आंट वाला रेंज होता है मैटरनल पैटर्नल, वो नहीं है। और कौन नहीं है सर? कजिन्स, उनकी औलादें, वो हमारी क्या लगेंगी? कजिन्स, वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो रियल लाइफ में रिलेटिव इज वेरी बिग, यहाँ पे इट्स वेरी स्मॉल। एंड मैं तो बोलूँगा ये रिलेटिव नहीं फैमिली लग रहा है। भाई फैमिली और रिलेटिव में फ़र्क होता है कि नहीं होता? जिस घर में मैं रह रहा हूँ, मेरे घर में मेरे मम्मी पापा भाई वाइफ बच्चे रह रहे हैं, वो सब तो फैमिली हो गया। रिलेटिव मतलब तो थोड़ा बाहर हो गया। तो इनका तो रिलेटिव फैमिली जैसा है थोड़ा, बस यही पॉइंट्स है, और इसके अलावा रिलेटिव नहीं है। तो पहले 2 रिलेटिव पार्टी तो मनुष्य हैं। डी आर मतलब कैप्शन, डी आर मतलब के आर मतलब के एम पी और रिलेटिव। हो गया खत्म, हटाओ। अच्छा, नेक्स्ट 3 पॉइंट क्या है? कॉमन डायरेक्टर्स, कॉमन ओनर्स। कॉमन ओनर मतलब अगर मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मेरी और कोई प्राइवेट कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है, मेरी और कोई प्राइवेट कंपनी या पार्टनरशिप फर्म है, तो वो भी रिलेटिव पार्टी। अच्छा, हो सकता है मेरे नाम पे नहीं हो, मेरे वाइफ के नाम पे हो, रिलेटिव तो भी है। तो पूरा पढ़ेंगे। इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट रीड नंबर 3, फर्म। क्या लिखा है पढ़ो? फर्म। अब फर्म को पूरा पढ़ो। अ पार्टनरशिप फर्म इन विच DMR, DMR दिख रहा है, डायरेक्टर मैनेजर रिलेटिव इज अ पार्टनर। तो कोई भी ऐसी फर्म जिसमें डायरेक्टर पार्टनर है या डायरेक्टर का रिश्तेदार पार्टनर है, वो भी रिलेटिव पार्टी हो जाएगा। नंबर 4 प्राइवेट कंपनी इन विच, दिख रहा है क्या? DMR, प्राइवेट कंपनी इन विच DMR इज अ मेंबर और डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी में अगर मैं मान लो डायरेक्टर नहीं हूं पर शेयर होल्डर हूं, तो उतना ही काफी है, बिकॉज प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर मतलब ही मालिक होता है, हम लोग का ही बनाया हुआ कंपनी होगा वो, क्योंकि प्राइवेट कंपनी की ओनरशिप तो आप खरीद नहीं सकते ना,
वो तो आपका घर का ही कंपनी होगा तभी आप उसमें मेंबर हो, तो मेंबर और डायरेक्टर। पब्लिक कंपनी वाला थोड़ा हार्ड है। पब्लिक कंपनी इन विच डायरेक्टर और मैनेजर इज अ डायरेक्टर एंड holds along with relatives more than 2% paid up capital। मतलब यहां दो कंडीशंस है। अ पब्लिक कंपनी इन विच आई एम अ डायरेक्टर प्लस मैं अपने रिलेटिव के साथ मिलाकर उसमें मोर देन 2% होल्ड करता हूं, तब होगा रिलेटेड पार्टी, वरना नहीं होगा। ऐसा क्यों सर? कॉमन सेंस की बात है। आप सोचो, हम लोग सब मिलकर यहाँ एक पब्लिक कंपनी खोल लेते हैं और मैं इस पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर। अब मेरे पास जीवन में कुछ तो पैसा जोड़ा हुआ होगा, तो क्या वो पैसा मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूं कि नहीं? तो मैंने अपने पैसे से रिलायंस कंपनी का, आईटीसी का, टाटा का कुछ शेयर्स खरीद लिया है, तो मेरा उसमें थोड़ा बहुत शेयर होल्डिंग हो गया ना। तो मेरा बड़े बड़े कंपनियों में थोड़ा बहुत शेयर होल्डिंग है स्टॉक मार्केट के थ्रू, तो क्या वो रिलेटेड पार्टी बन जाएगा क्या? वो तो रिलायंस का शेयर तुम भी खरीद सकते हो, मैं भी खरीद सकता हूं। तो पब्लिक कंपनी को अगर आप रिलेटेड पार्टी बनाना चाहते हो तो रिश्ता गहरा होना चाहिए। आई मस्ट बी अ डायरेक्टर देयर प्लस मैं अपने रिलेटिव के साथ मिलाकर उसमें मोर देन 2% होल्ड करता हूं, तब जाके वो रिलेटेड पार्टी बनेगा, वरना रिलेटेड पार्टी नहीं बनेगा। और रिलायंस का 2% होल्ड करना मजाक की बात नहीं है, ठीक है? तब जाके, मतलब पब्लिक कंपनी में तो सारी दुनिया शेयर्स होल्ड करती है ना, तो डज इट मेक रिलेटेड पार्टी? कहां से कोई रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं। पब्लिक कंपनी में तो तुम भी खरीद लो कल को शेयर जाके, थोड़ा तुम्हारा कोई उसमें कनेक्शन हो जाएगा। मैं बोलता हूं, एक सोचो, तुम अभी सीए की पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा पैसा जोड़ जोड़ के गुल्लक में तुमने 5 लाख रुपए का, लेट से फाइनल तक 5 लाख रुपया तुमने, मैंने ज्यादा बोल दिया, 5 लाख रुपया तुमने रिलायंस का शेयर खरीद लिया। आपको क्या लगता है कल क्वालिफाई होने के बाद तुम रिलायंस में नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाओगे तो बोलोगे कि मैं शेयर होल्डर हूं, गिव मी प्रेफरेंस? देगा? अगर तुम रिलायंस के शेयर होल्डर हो और रिलायंस में जॉब इंटरव्यू पे जा रहे हो, विल यू गेट एनी काइंड ऑफ प्रेफरेंस? फिर काय का रिलेटेड पार्टी? तो पब्लिक कंपनी के लिए थोड़ा नौटंकी ज्यादा है। आई मस्ट बी अ डायरेक्टर देयर प्लस आई मस्ट होल्ड मोर देन 2% कैपिटल देयर। ये भाई क्लियर है क्या? ठीक है। 6 और 7 इजी है। ये क्या है? इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल। कोई कंपनी जिसपे मेरी कंपनी का इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल है या मेरे ऊपर किसी और का इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल है, तो वो हम लोग दोनों भी क्या हो जाएंगे? रिलेटेड पार्टी। 8 नंबर क्या है? ऑल द ग्रुप कंपनीज होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट इन्वेस्टिंग को सब्सिडियरी सब। और 9 नंबर प्रिस्क्राइब। इसका भी ये एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है, प्राइवेट कंपनी वाला बहुत अच्छा, इसी पे क्वेश्चन है। प्राइवेट कंपनी, अगर ये एक प्राइवेट कंपनी है तो रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में क्लॉज नंबर 8 ग्रुप कंपनी, क्लॉज नंबर 8 ग्रुप कंपनी वो अप्लाई नहीं करेगा। मतलब प्राइवेट कंपनीज की जो ग्रुप कंपनीज होती हैं उनको हम रिलेटेड पार्टी मानते ही नहीं। यानी इसका मतलब समझते हो, मैं एक प्राइवेट कंपनी, मेरी 2 सब्सिडियरीज है वो भी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है? हम लोग अगर आपस में ट्रांजैक्शन करें तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन माना नहीं जाएगा। मतलब हम पे सेक्शन 188 फॉलो नहीं करना है। वी आर एग्जेम्प्टेड बिकॉज ग्रुप कंपनीज प्राइवेट में रिलेटेड पार्टी माना नहीं जाता, ठीक है? ये उसी का इलस्ट्रेशन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन की तरह भी आ चुका है। इट्स अ नाइस इलस्ट्रेशन। एक बार मैं धीरे धीरे डिस्कस करूंगा, ठीक है? कहीं वाइट में ड्रॉ करना पड़ेगा। ये नाम पढ़ो। पढ़ा सर? इस कंपनी, अच्छा नाम में तीनों प्राइवेट कंपनी है ना? तीनों प्राइवेट है। ये कौन है? होल्डिंग। और ये कौन है? सब्सिडियरी। होल्डिंग सब्सिडियरीज। अब प्राइवेट है तो ग्रुप कंपनी है तो लोग रिलेटेड पार्टी नहीं है, तो दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टी। लेकिन अगर मान लीजिए कि इनमें कॉमन डायरेक्टर्स है, क्या है? कॉमन डायरेक्टर, तब फंस गए लोग। क्योंकि ग्रुप कंपनी में तो आप एग्जेम्प्टेड हो, बच गए, लेकिन आप 1 से 7 में तो एग्जेम्प्टेड नहीं हो ना। तो यहां पर कॉमन डायरेक्टर्स वाला पॉइंट था कि नहीं, रोमन 4। तो अगर मान लो XYZ, Y और Z ये प्राइवेट कंपनीज में कॉमन डायरेक्टर्स हैं, तो क्लॉज 8 में तो आप एग्जेम्प्टेड हो, होल्डिंग सब्सिडियरी, पर क्लॉज नंबर 4 में तो आप फंस गए, प्राइवेट कंपनी इन विच देयर इज अ कॉमन डायरेक्टर, तब रिलेटेड पार्टी बन जाओगे। However, if Y and Z have common directors,
then they will be treated as related party because of clause number 4. क्लियर है ये? ठीक है. अच्छा, नाउ सपोज, अब कहानी पूरा बदल के रख देंगे. मान लो कि जो पापा है वो पब्लिक कंपनी है. ठीक है, ये जो पापा है ये पब्लिक कंपनी है. सर होल्डिंग अगर पब्लिक कंपनी है, होल्डिंग अगर पब्लिक कंपनी है तो ये दोनों को आप क्या मानोगे? डीम्ड पब्लिक कंपनी. तब एग्जेम्पशन उड़ गया, तब तीनों आपस में क्या बन गए? रिलेटेड पार्टी. डन ए डेफिनेशन. एक बार स्टॉप करते हैं. टेक टाइम एंड लर्न द कैप्शंस. रिलेटेड पार्टी में कौन कौन आता है? नंबर 1 DR, नंबर 2 KR, नंबर 3 फर्म, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल, ग्रुप कंपनीज. ये इजी है, इसको लेके एक वार्निंग दे रहा हूं. स्मॉल कंपनी सबको पता है. स्मॉल कंपनी अगर एग्जाम है समझ गया ना क्या बोला हूं मैं? समझ गया ना? स्मॉल कंपनी इज बेसिकली अ प्राइवेट कंपनी दैट सेटिस्फाइज ट्विन कंडीशंस. पेड अप कैपिटल लेस देन इक्वल टू समथिंग एंड टर्नओवर लेस देन इक्वल टू समथिंग. तो अगर मई में एग्जाम है तो आप याद करके जाओगे 4 करोड़ 40 करोड़. सितंबर में एग्जाम तो क्या याद करके जाओगे? 10 करोड़ 100 करोड़. इसमें मुझे थोड़ा सा गुस्सा दिलाने वाला काम हो गया. आईसीए ने जबरदस्ती का नौटंकी किया. यह अमेंडमेंट दिसंबर में आ गया था तो कायदे से इनको मई के लिए भी अप्लाई करवा देना चाहिए था. अभी मई के स्टूडेंट्स को लटका के छोड़ दिया. उनको मालूम है 10 और 100 पर लिखना पड़ेगा एग्जाम में 4 और 40. अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो 2 मिनट सोचता रहेगा क्या करूं क्या करूं क्या करूं. दरकार थी नहीं. अरे कर देते 10-100, मामूली सा तो बात है, पर उन्होंने बस किया नहीं है. मैं तुमको एक बात फिर भी साइड में बता देता हूं. ऐसे कभी भी ये सब चोमुगिरी होता है ना, तो आईसीआई उस वक्त क्या करता है? लिबरल हो जाता है. लिबरल मतलब अगर मई में कोई स्टूडेंट ने 10 और 100 के ऊपर भी आंसर किया तो भी उसको नंबर मिलेगा. ठीक है, तब आईसीआई काटेगा नहीं. तो इसको लेके थोड़ा वो साइको होने का जरूरत नहीं है. तुम 440 लिखो तो भी नंबर मिलेगा, 10-100 लिखो तो भी नंबर मिलेगा. लेकिन सितंबर से तो सिर्फ 10-100. ओके. 87 क्या होता है? सब्सिडियरी कंपनी. करेक्ट. सर सब्सिडियरी कंपनी का रिश्ता कैसे बनता है? या तो कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर होल्डिंग मोर देन 50%, मोर देन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो रिश्ता होल्डिंग सब्सिडी का 2 तरह से बनता है. कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड, या फिर डायरेक्टली अपने आप ही या अपने सब्सिडरीज के थ्रू मोर देन 50% वोटिंग पर आप कंट्रोल करते हो. मैक्सिमम कितना लेयर अलाउड है? 2 लेयर. मेरी सब्सिडरी का सब्सिडरी, वो भी मेरा डीम्ड सब्सिडरी. इसको एक नाम देते हैं, सुने थे. एक्चुअली जैसे सपोज मान लो मैं होल्डिंग कंपनी हूँ, मेरी सब्सिडरी का जो सब्सिडरी होता है ना उसको बोला जाता है स्टेप डाउन सब्सिडरी. समझ में आया? होल्डिंग सब्सिडरी, मेरी सब्सिडरी का जो सब्सिडरी है वो कहलाता है स्टेप डाउन सब्सिडरी. वो भी मेरा ही सब्सिडरी माना जाएगा, डीम्ड है. ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ फुल्लू? कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड. इसका मतलब है राइट टू अपॉइंट और रिमूव majority or all the directors. Right to appoint or remove majority or all directors. जैसे कि आज मैंने एसोसिएट कंपनी में रिवाइज करवाया था, फिड्यूशरी कैपेसिटी में अगर आप होल्ड करते हो तो काउंट नहीं होगा. इधर भी वही सेम आईसीआई ने बोल दिया, फिड्यूशरी वाले को अपने काउंट नहीं करेंगे. अगर मान लो मैं किसी कंपनी में मोर देन 50% वोटिंग पावर होल्ड करता हूं बट एज अ ट्रस्टी, तो वो मेरा सब्सिडरी माना नहीं जाएगा. ठीक है. स्वेट इक्विटी अच्छा होता है पर वो चैप्टर 4 में सीखेंगे, यहाँ नहीं. और बाकी सब चुनू मुनू है, कुछ नहीं. स्टार्टअप कंपनी. डिफाइन अ स्टार्टअप कंपनी. सर स्टार्टअप कंपनी इज अ कंपनी विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टार्टअप कंपनी बाय द गवर्नमेंट. ठीक है.
Nidhi company is a company which is declared as Nidhi company by the government, which has the object of receiving deposits and lending money only to its members. ऐसे को बोलते हैं निधि कंपनी. निधि कंपनी का एग्जांपल माबिन निधि लिमिटेड, मनप्पुरम बेनिफिट, सबसे बड़ा निधि कंपनी केरला का है. अच्छा, 2 एनुअल फाइलिंग्स. हर कंपनी को हर साल, हर कंपनी को, ये दिख रहा है बोर्ड पे, ये रट्टा करना है. हर कंपनी को हर साल 2 फाइलिंग करने पड़ते हैं आरओसी में. पहला एनुअल रिटर्न, फॉर्म नंबर MJT 7, सेक्शन नंबर 92. एनुअल रिटर्न जमा करने का टाइम लिमिट कितना होता है? 30 की 60 डेज ऑफ AGM. FS जमा करने का टाइम लिमिट क्या होता है? 30 डेज ऑफ AGM. सेक्शन नंबर, फॉर्म नंबर, ठीक है. अच्छा, एक खास बात है, इन पे भी क्वेश्चन 1-2 बार बना है, वरना ज़्यादा बना नहीं. सुन लो, लॉ पढ़ते वक्त अक्सर हमारे सामने ये 4 कंपनियों को लेके कुछ ना कुछ एग्जाम्पशन आता है. गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सेक्शन कंपनी, स्टार्टअप कंपनी. तो इन सब को जो भी एग्जाम्पशन है वो तभी मिलेगा व्हेन दे आर रेगुलरली फाइलिंग देयर एनुअल फाइलिंग्स. मतलब जो एनुअल रिटर्न और FS टाइमली जमा करता है उन्हीं को एग्जाम्पशंस मिलेगा, वरना एग्जाम्पशंस नहीं मिलेगा. ठीक है, बस इसी के साथ चैप्टर 1 खत्म. ओके, तो अभी मैंने तुम लोगों को चैप्टर 1 रिवाइज कराया है. अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा 15 मिनट लगाए, पर सारे हार्ड चीज़ों पे ज़्यादा फोकस हुआ कि नहीं? ये है येलो रिविजन. 10x इफेक्टिव रिविजन का मतलब ये होता है कि अटैक द येलो पार्ट, द हार्ड पार्ट विच यू फॉरगॉट. बिकॉज देखो, दिमाग और टाइम लिमिटेड है. दिमाग भी लिमिटेड है. अगर मान लो तुम बोलोगे सर मेरे पास टाइम अवेलेबल है हाथ में, पर दिमाग तो लिमिटेड है ना, मेमोरी पावर तो लिमिटेड है ना. तो अगर तुम हर चीज को इक्वल एफर्ट से करोगे तो फिर जहां इंपॉर्टेंट देना था वो याद नहीं रहेगा. जहां इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा अच्छे से रिवाइज कर लो. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, इनकॉर्पोरेशन. बड़ा चैप्टर है. आई विल स्टार्ट आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक. ठीक है.